ये उम्मीद करना कि जिन लोगों ने हमसे 370 छीना वो लोग हमें वापस करके दे देंगे, ये तो बेवकूफ़ी है। हुकूमत बनने के बाद कैबिनेट के पहले मीटिंग में पहला रेजोल्यूशन जो है कैबिनेट के तरफ से मंजूर होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिले। मैं आज भी कहता हूँ ये वो असेंबली नहीं है जिस असेंबली का हमें हक है। एलजी साहब को भी सीखना पड़ेगा कि अब वो यहाँ पे ऑल इन ऑल पावरफुल नहीं है, यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने सबसे ज़्यादा 48 सीटों पर जीत हासिल की है। इसी गठबंधन की सरकार बनना तय है और बहुत से लोगों का मानना है कि अगले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे। उमर अब्दुल्ला, बीबीसी पर आपका स्वागत है। शुक्रिया। आप इस गठबंधन का जो प्रदर्शन रहा है उसे कैसे देख रहे हैं? क्या आपको उम्मीद थी कि इतना अच्छा मैंडेट इस अलायंस को मिलेगा? मैं कांग्रेस के हवाले से तो मैं बात कर नहीं सकता हूं क्योंकि वो सवाल आपको कांग्रेस से करना होगा, लेकिन अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो उम्मीद से ज़्यादा हमें सीटें मिली। शायद हाल ही में जो पार्लियामेंट के इलेक्शन के दौरान बारामूला में हमें हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद थोड़ा सा हमने अपने जज्बातों पे काबू रखा और जहां लोग हमें 40 सीटों की बात कर रहे थे, मैं उसको सही मानने के लिए तैयार नहीं था, तो अपनी जगह मैं उसको काटता रहा और 30-32 की उम्मीद कर रहा था। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के वोटरों का तहे दिल शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने गठबंधन को जो है अपना समर्थन दिया, अपने वोटों से नवाजा और हमें यहाँ पे खिदमत करने के लिए 5 साल का मौका दिया। आपने बारामूला का जिक्र किया। लोकसभा चुनाव में आपके लिए एक बड़ी हार थी और विधानसभा चुनावों में जब आपने 2 सीटों से लड़ने का फैसला किया तो बहुत लोगों का ये कहना था कि शायद उस शिकस्त से आप उभरे नहीं हैं। अब आप नर्वस थे? अब हर इलेक्शन में बंदा नर्वस होता है, लेकिन मेरे 2 सीटों से लड़ना उसका बारामूला से कोई लेना देना नहीं था। कुछ ऐसे हालात बने थे जिसके वजह से मुझे बड़गाम से लड़ना पड़ा। जिस तरह एक साजिश के तहत कुछ लोगों को जेल से निकाल के मेरे खिलाफ इलेक्शन में उतारा जा रहा था, उस चीज़ को लेके। लेकिन मैंने हमेशा ये कहा था कि मेरे 2 सीटों से लड़ने का यही था कि एक ताकत का मुजाहरा। मैं ये साबित करना चाहता था कि बारामूला हारने के बाद मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ और एक से ज़्यादा जीत सकता हूँ। एक वक्त पर आपने कहा था कि आप तब तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होता जम्मू कश्मीर में। उसके बाद जब आप लड़े तो फिर 2-2 सीटों से लड़े, तो ये रुख में बदलाव कैसे आया? अब हालात बदल जाते हैं तो रुख बदल जाता है। वो बेवकूफ़ आदमी है जो बदलते हुए हालात के साथ अपना रुख ना बदले। मैंने इस पे बहुत इस पे सोचा, लोगों से राय हासिल की। कुछ ऐसे लोग जो मुझे जानते भी नहीं हैं, उन्होंने ईमेल और व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे मैसेज भेजे और मुझसे सीधा सा सवाल पूछा। मुझे पूछा कि देखिए जनाब, आप ये असेंबली आप कहते हो आप नहीं लड़ोगे, आप अपने लिए ये असेंबली जो है उसको ठीक नहीं मानते हो, तो आप दूसरों के लिए फिर इस असेंबली को कैसे मानते हो? आप ये कैसे कह सकते हो कि ये असेंबली उमर अब्दुल्ला के लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग जाके इसके लिए वोट डालिए? और मेरे पास इस सवाल का जवाब था नहीं। अगर इस असेंबली को मैं खुद ना मानूं तो मैं लोगों से क्या उम्मीद करूं कि वो इसके लिए वोट डालें? मैं आज भी कहता हूं ये वो असेंबली नहीं है जिस असेंबली का हमें हक है, और ये असेंबली जो है ये एक ट्रांजिशन फेज़ है। इस असेंबली के ज़रिए हम उस असेंबली तक पहुंचेंगे जिस असेंबली का वादा इस मुल्क के प्रधानमंत्री ने हमारे साथ किया है, और उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिलेगा, और हम उसके इंतज़ार में हैं। आप कितने होपफुल हैं कि स्टेटहुड का जो दर्जा है वो जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा या जल्द मिल जाएगा? मैंने कहीं पे भी माननीय प्रधानमंत्री जी की तकरीरों में या माननीय अमित शाह साहब की तकरीरों में ये नहीं सुना उनको कहते हुए कि रियासत का दर्जा सिर्फ जम्मू कश्मीर को मिलेगा अगर यहाँ बीजेपी की हुकूमत होगी। बार बार बीजेपी ने, अगर आपको याद होगा, मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए कहा कि 3 स्टेप प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। अब 2 स्टेप्स तो हो गए, डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, अब तीसरा कदम रहता है स्टेटहुड। अब हम स्टेटहुड की उम्मीद करेंगे। तो स्टेटहुड हासिल करने के लिए नई सरकार क्या करेगी? मेरी तो ये राय होगी कि हुकूमत बनने के बाद कैबिनेट के पहले मीटिंग में पहला रेजोल्यूशन जो है
कैबिनेट के तरफ से मंजूर होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिले, और वो रेजोल्यूशन लेके जो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं उनको दिल्ली जाके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बाकी इन सीनियर लीडरों से मिलके वो रेजोल्यूशन उनके हवाले करना चाहिए और उनसे गुजारिश करनी चाहिए कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस लौटा दिया जाए। अगर स्टेटहुड जल्दी नहीं मिलता है, 1 मिनट के लिए अगर हम फर्ज करें कि नहीं मिलता है ना, कुछ समय तक, मैं पहले दिन से ही झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि इन द एब्सेंस ऑफ स्टेटहुड इस असेंबली की शक्तियां, जो पावर्स हैं, नहीं, वो तो मैंने अब खुद आपसे कहा कि ये वो असेंबली नहीं है जिस असेंबली का हम हक रखते हैं, और जाहिर सी बात है कि इस असेंबली में वो तमाम इख्तियारात, वो तमाम पावर्स नहीं हैं जो हमें होने चाहिए या जो किसी एक रियासत को होने चाहिए। लेकिन हमसे ये स्टेटहुड का दर्जा जो है ये बिना किसी वजह छीना गया, और जब बार बार मुल्क के लीडरों ने हमें अश्योर किया है कि ये हमें वापस मिलेगा, इसमें देरी होनी नहीं चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स जैसे कह रहे हैं कि ये अभी इस हालात में जो असेंबली बन रही है, इसमें जो सीएम की पोस्ट है वो एक एलिवेटेड मेयरशिप जैसी पोस्ट है। अब ये वो लोग कहते हैं जो इलेक्शन हारे हैं। मैं हैरान होता हूँ, मैं उन लोगों से ये बयान सुनता हूँ जिन्होंने हाल ही में इलेक्शन लड़ा। अगर उनको जम्मू कश्मीर की हुकूमत को मतलब एक मेयर के तौर पे देखते थे तो उन्हें इलेक्शन लड़ा क्यों? नहीं लड़ना चाहिए था, फिर बाहर रहते। लेकिन वो लोग जिन्होंने इलेक्शन हारा अब कहते हैं ना अब यहाँ तो चीफ मिनिस्टर मेयर के बराबर होगा। अब मेयर और चीफ मिनिस्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आज भी अगर आप दिल्ली देखें तो दिल्ली के मेयर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर में फ़र्क तो है ना। जम्मू कश्मीर में भी चलिए जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे दायरे में नहीं हैं, जो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं वो भी हमारे दायरे में नहीं है, लेकिन कई सारे स्टेट सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे पास हैं। क्या उन पे हम कार्रवाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं और करेंगे। तो जब तक स्टेटहुड नहीं मिलता तब तक आप एलजी साहब के साथ अपने रिश्तों को, चीफ मिनिस्टर के रिश्तों को कैसे देख रहे हैं? कैसे ये फिलहाल डायनामिक्स तो वर्कआउट करेगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस का एलजी साहब के साथ कोई रिश्ता नहीं बना। शायद ही हमारी कहीं उनसे मीटिंग हुई है, लेकिन अब एक दूसरे के साथ काम करना सीखना पड़ेगा। एलजी साहब को भी सीखना पड़ेगा कि अब वो यहाँ पे ऑल इन ऑल पावरफुल नहीं है। यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है और इलेक्टेड गवर्नमेंट की भी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, और मिल के हमें यहाँ पे लोगों के लिए काम करना होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ हम झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि चाहे वो राजभवन हो या मरकज़ की हुकूमत, वो भी कोई झगड़ा शुरू नहीं करना चाहेंगे। आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में जो आपने एक बात की थी वो थी आर्टिकल 370 को बहाल करने की। कुछ समय पहले आपके वालिद फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा एक जगह कि ये करना ज़रूरी है और हम इसके लिए काम करेंगे, लेकिन ऐसा करने में 100 साल लग सकते हैं। अभी आपकी जो रीसेंट स्टेटमेंट्स आई हैं चुनाव के रिजल्ट्स के बाद, बहुत से लोग इसे इस तरह से देख रहे हैं कि आपने यू टर्न ले लिया है इस कोई पूरी U-turn नहीं लिया। मतलब कहाँ पे? आपने कुछ इस तरह की बात कही है कि ये चीज़ अभी फिलहाल आपकी प्रायोरिटी नहीं है। नहीं, वो नहीं कहा मैंने, लेकिन मैं लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने हमेशा कहा है, और ये सिर्फ चुनाव के दौरान नहीं, पिछले 5 सालों से मैं कहता आया हूँ कि ये उम्मीद करना कि जिन लोगों ने हमसे 370 छीना वो लोग हमें वापस करके दे देंगे, ये तो बेवकूफ़ी है। अब मैं लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं लोगों को ये नहीं कहूँगा कि जनाब हम इस हुकूमत से 370 दोबारा बहाल कराएंगे। हमने ये कहा है कि हम इस मुद्दे को ज़िंदा रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि मुल्क में कभी ना कभी तो ये हुकूमत बदलेगी, कभी ना कभी तो एक नई हुकूमत आएगी, और ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के कम से कम 370 के मामले पे बात कर सकेंगे। आज वो हुकूमत नहीं है, मैं तो मान के चलता हूँ नहीं है, लेकिन कल को हो सकता है ऐसी हुकूमत आएगी। हम ये मुद्दा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आपके क्रिटिक्स का कहना है कि ये जो आपका स्टैंस है, ये इससे ऐसा लग रहा है कि एक पॉलिटिक्स खेलने के लिए आर्टिकल 370 का इस्तेमाल किया आपकी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में। लेकिन आप, एक क्या ये चुनावी जुमला था एक? अब हम 5 साल से ये बात करते आए हैं, 5 साल पहले तो चुनाव नहीं थे ना। मैंने बार बार यही अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये उम्मीद करना कि जिस हुकूमत ने हमसे 370 लिया है हम उन्हीं लोगों से 370 वापस हासिल कर सकेंगे, ये मानना बेवकूफ़ी है,
और लोगों को ये बताना धोखे के बराबर है। तो आर्टिकल 370 को बहाल करने के लिए आपका रोड मैप क्या है? आप क्या अब आप steps- क्यों हमसे रोड मैप मांग रहे हैं जब हुकूमत बदली नहीं? मैं तो आपसे कह रहा हूं कि इस हुकूमत से हमें मिलेगा नहीं। हुकूमत बदलने दीजिए तो फिर हम रोड मैप की मान बात लीजिए करेंगे। हुकूमत बदल जाती है कुछ मान साल लिए ना, बाद। अभी तो बदला नहीं ना। हाँ। 5 साल तक नहीं बदलेगा हम्म। तो हम क्यों इस सवाल पे जब बात करें? हम्म। 5 लेकिन साल हुकूमत बदलने दीजिए फिर बात करेंगे। लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये मुमकिन